हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट गुरु। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसकी प्रश्नावली 1.1 का भाग 2 को हल करने वाले हैं। भाग 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न थे वो मैंने इससे पहले की वीडियो में करा दिए हैं। पार्ट 1 में उन क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने सवालों को हल करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें जो HCF है दो संख्याओं का वो हमें दिया है और LCM हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल में दिया है, हमें दिया है कि HCF 306,657 बराबर 9 और हमें LCM 306,657 बराबर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये हमारा एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्याएं हमें दी हैं 306 गुणा 657। ये हमारी दो संख्याएं हैं जिनमें पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657 बराबर हमें HCF दिया है कितना 9। तो हम यहाँ लिख देंगे 9 गुणा LCM हमें बताना है। अब ये 9 यहाँ पे गुणा में है तो इधर आकर ये हो जाएगा बटे में। तो यहाँ हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM। अब हम क्या करेंगे, 9 से चाहे इस संख्या को काट लें चाहे इसको काट लें। तो हम काट लेंगे 306 के लिए 9 तियां होते हैं 27, बचेंगे यहाँ पे 3 हो जाएंगे 36 और 9 चौक 36। तो यहाँ हो गया 34 गुणा 657 बराबर LCM। तो हम यहाँ लिख लेंगे LCM बराबर 34 गुणा 657। अब हम क्या करेंगे, अब हम 657 की गुणा कर लेंगे 34 से। तो हम यहाँ करेंगे 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22 हासिल 2, 4 छंग 24 और 2 26। इसी प्रकार अब हम करेंगे 3 की, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 के साथ हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19। तो यहाँ 8 के 8 आ जाएंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 7 और 6 हो जाएंगे 13 के 3 हासिल 1, 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 और यहाँ 1 और 1 हो जाएगा 2। तो जब हमने 34 की गुणा 657 से की तो हमारा आया 22,338 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने अपना LCM निकाल लिया 22,338। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी प्रकार अब हम करते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या ये है यहाँ पे 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारी 6 की पावर n संख्या है वो हमारी 0 पर समाप्त होगी या नहीं हो सकती है, हमें ये बताना है। तो हम इस सवाल में क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 6 की पावर n है वह संख्या 0 पर समाप्त होगी
या नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे n की जगह रख लेंगे 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार हम कोई सी भी प्राकृतिक संख्या n की जगह ले सकते हैं। जैसे हमने 6 की पावर n की जगह क्या ले लिया, 1 ले लिया, तब भी हम देखेंगे कि इसके इकाई का अंक आएगा 6। इसी प्रकार जब हम 6 की पावर 2 ले लेंगे फिर भी इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि जो 6 की पावर n संख्या है उसकी हम कितनी भी पावर कर दें फिर भी इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस सवाल को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक शर्त होती है, एक नियम होता है। वो क्या होता है हम यहाँ देख लेते हैं कि यदि किसी भी संख्या के गुणनखंड दो की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। हमारी शर्त क्या है, शर्त ये है कि यदि किसी भी संख्या के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के होंगे तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, और नहीं होंगे तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। अपनी संख्या हमारी दी है 6 की पावर n, तो हम इधर लिख लेंगे सवाल का हल। तो हम यहाँ पे करेंगे कि क्या 6 की पावर जो m संख्या है उसके हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जो 6 है उसके हो जाएंगे 2 गुणा 3 की पावर n, क्योंकि 2 तियां होता है 6। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो 6 की पावर n है उसके गुणनखंड 2 गुणा 3 के रूप के हैं, लेकिन हमारी शर्त ये थी कि उसके जो गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 5 के रूप के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये शर्त लागू नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड दो की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के नहीं हैं। और बस यहीं पे हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार मैं आपको फिर रिपीट करा देती हूँ। यदि हमें कोई भी संख्या बोलें कि यह संख्या का जो अंक है, इकाई का अंक है, वो 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, इसको हमें देखने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 गुणा 5 के रूप के होंगे तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, और 2 गुणा 5 के रूप के नहीं होंगे तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए इसी प्रकार हम करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह संख्या हमारी कहलाती है भाज्य संख्याएं। और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो चलिए अब हम करते हैं अपने सवाल के लिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे हल। सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें 13 2 बार दिया है, तो 13 हमारा आ जाएगा उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो अंदर बचेगा 7 गुणा 11, जहाँ से जो संख्या कॉमन ली जाती है वहाँ पर बचता है
1, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 13 और 11 सत्ते 77, 77 एकम 77, 77 में हम 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 78। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणा 6, क्योंकि 13 छक होते हैं 78। तो हमने 78 को लिख लिया 13 गुणा 6। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। तो हम लिख देंगे अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। अब हम करते हैं अपना ये वाला, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो 5 है वो हमें 2 बार दिया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे 5 ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब हम यहाँ लिख लेंगे 5 और जो हमें संख्याएं दी हैं इनकी हम आपस में कर लेंगे गुणा। 7 छंग 42, 42 एकम 42 गुणा 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 और प्लस का 1। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 ऐसे ही लिख देंगे और हम 42 की गुणा कर लेंगे 24 से। 24 दूनी होता है 48 के 8 हासिल 4, 24 चौक होते हैं 96, 96 में 4 जोड़ लेंगे हो जाएगा 100। तो जब हमने 42 की गुणा 24 से की तो हमारा आया 1008 और प्लस का 1, तो हो जाएगा 5 गुणा 1009। जब हम 1009 के गुणनखंड करेंगे तो हमें इसमें 2 से अधिक संख्या ही मिलेंगी, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः यह भाज्य संख्या है। अब मैं बता चुकी हूँ कि भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। इस सवाल को करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10th की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से होने वाली है। तो आप लोग एक भी वीडियो मिस ना करें, इसलिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो बच्चों इस सवाल में ये बताया है कि एक वृत्ताकार पथ है, बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है एक वृत्ताकार पथ है। ये हमारा क्या है मैदान है और इसके चारों ओर क्या है एक वृत्ताकार पथ है। अब मान लो यहाँ पे ही रवि है और यहाँ पर ही कौन है सोनिया है, तो उनने बोला है मतलब सवाल में बोला गया है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया जब इस चक्कर को मतलब यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो उसको तो लग रहे हैं 18 मिनट, और जो रवि है उसको एक चक्कर लगाने में लग रहे हैं 12 मिनट। तो वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर मतलब यहाँ से चलना उन्होंने प्रारंभ किया, तो यहाँ पर वे दोनों पुनः कितने समय के बाद मिलेंगे, ये इस सवाल में पूछा है। तो इस सवाल की एक ट्रिक है। तो बच्चों ऐसे सवालों की एक ट्रिक है कि क्या है वो हम देखते हैं। ट्रिक ये है कि या तो हमें एचसीएफ निकालना होता है या फिर एलसीएम निकालना होता है। तो एचसीएफ हम कब निकालेंगे? जब हमसे अधिकतम मान पूछेंगे, मतलब ज़्यादातर मान पूछेंगे तो हम वहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ, और जब हमसे न्यूनतम मान पूछेंगे तब हम निकालेंगे
एलसीएम। तो हमसे ये पूछा है कि इन दोनों ने चक्कर लगाया तो कुछ समय के बाद ही यहाँ पे मिल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा मिलने में, तो इसलिए हम निकालेंगे एलसीएम। यदि बहुत ज़्यादा टाइम लगता तब हम निकालते एचसीएफ। तो हम अपने सवाल को हल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सोनिया को कितना टाइम लगता है? सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट का एक चक्कर लगाने में, और जो रवि है उसको समय लगता है 12 मिनट। तो पूछा है कि कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम 18 और 12 के कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 नेम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार हम कर लेंगे 12 के, तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसका जोड़ा बन गया, इसको हम एक बार लिख लेंगे, और इसका जोड़ा बन गया तो इसको भी हम एक बार लिख लेंगे, और बाकी जो संख्या हमारी बचेंगी उनको भी हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा में लिख लेंगे। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो जो एलसीएम हमारा निकल कर आया वो कितना आया, 36। अब यहाँ पे एलसीएम निकलने के बाद आप लोगों को एक लाइन लिखनी है कि 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उन दोनों को मिलने में टाइम लगेगा 36 मिनट का। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।